नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के परिसीमन आयोग की। मतलब वो संस्था जो हमारे चुनावी क्षेत्रों, लोकसभा और विधानसभा, इनकी सीमाएं तय करती है। हमारे पास एक दस्तावेज है, परिसीमन आयोग, प्रावधान और प्रभाव। उसी से कुछ जानकारी लेके आए हैं। तो आज को मकसद है ये समझना कि ये आयोग बनता कैसे है, संविधान में इसकी जगह क्या है, क्या शक्तियां हैं इसके पास, और ये इतना ज़रूरी क्यों है। खासकर अब जो 2026 वाली बात आ रही है कि सीटों की संख्या पर जो रोक लगी थी वो हटने वाली है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, क्या ये पूरी तरह से एक संवैधानिक संस्था है? मतलब क्या संविधान में इसका साफ साफ जिक्र है? हमारे स्रोत कहते हैं कि ये शायद उतना सीधा नहीं है। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर इसमें थोड़ा पेंच है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 82 वो लोकसभा के लिए और अनुच्छेद 170(3) राज्य विधानसभाओं के लिए ये सीटों के पुनर्निर्धारण की बात तो करते हैं कि हर जनगणना के बाद एडजस्टमेंट होना चाहिए, लेकिन संविधान खुद से आयोग नहीं बनाता। ये शक्ति दी गई है संसद को कि वो एक परिसीमन अधिनियम यानी डिलिमिटेशन एक्ट पास करे और उसके तहत फिर आयोग का गठन हो। अच्छा, तो मतलब संविधान एक तरह से जरूरत बता रहा है, एक दिशा दे रहा है, पर आयोग बनाने का जो असली काम है वो संसद के कानून से होता है। मैं तो सोच रहा था कि ये पूरी तरह संविधान के तहत ही बनी होगी। बिल्कुल, संविधान ने रास्ता दिखाया है, पर गाड़ी चलाने का काम वो संसद के बनाए कानून का है। और इसीलिए वो अधिनियम पास हुए 1952, 1962, 1972 और फिर 2002 में। इन्हीं के आधार पर आयोग बने हैं। और इस आयोग को बनाता कौन है? मतलब सदस्य कौन होते हैं इसमें? देखिए, गठन करने का अधिकार तो राष्ट्रपति जी के पास है, लेकिन वो भी तभी कर सकते हैं जब संसद ने वो अधिनियम पास कर दिया हो। तो असली चाबी एक तरह से संसद के ही हाथ में हुई। और सदस्यों की बात करें तो आमतौर पर इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज होते हैं अध्यक्ष के तौर पर, साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त और जिस राज्य का परिसीमन हो रहा है वहां के राज्य चुनाव आयुक्त, ये सदस्य होते हैं। समझ गया। तो संसद की भूमिका तो काफी अहम है इसमें। अच्छा, अब मान लीजिए आयोग बन गया, उसने काम किया, अपनी सिफारिशें दी, तो उन सिफारिशों का क्या होता है? क्या उन्हें मानना जरूरी है या बदला जा सकता है? हाँ, यहीं पर ये आयोग बहुत शक्तिशाली हो जाता है। जो परिसीमन अधिनियम है, जैसे 2002 वाला एक्ट, उसकी धारा 10 साफ कहती है कि आयोग की सिफारिशें अंतिम यानी फाइनल होंगी और बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होंगी। बाइंडिंग मतलब सरकार या संसद भी उन्हें बदल नहीं सकती। और कोर्ट में भी नहीं जा सकते। जी हाँ, बिल्कुल। उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक बार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित हो गई, नोटिफाई हो गई, तो वो बस लागू हो जाती हैं, कानून बन जाती हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते? इससे मतलब किसी तरह की मनमानी का या नाइंसाफी का डर नहीं रहता? अगर किसी को लगे कि ठीक नहीं हुआ तो कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए, ये एक बहुत जायज चिंता है और इस पर बहस होती भी है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि आयोग में स्वतंत्र लोग होते हैं, रिटायर्ड जज, चुनाव आयुक्त, तो उनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है और प्रक्रिया में पब्लिक से सुझाव भी मांगे जाते हैं, सुनवाई भी होती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि न्यायिक समीक्षा का रास्ता बंद होना, ये इसकी एक बड़ी खासियत भी है और आलोचना का एक बिंदु भी। अच्छा, तो ये सिफारिशें तो फिर पत्थर की लकीर जैसी हो गई। क्या हमने हाल फिलहाल में इस प्रक्रिया को काम करते देखा है? कोई उदाहरण है इसका? हाँ, बिल्कुल। 2002 के अधिनियम के तहत जो आयोग बना था, उसने पूरे देश में काम किया था। और अभी बिल्कुल हाल में 2022 में जम्मू कश्मीर, जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के लिए परिसीमन पूरा हुआ है। उसके बाद वहां कुल 90 विधानसभा सीटें तय की गई और उनमें से 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। और वो जो शुरू में आपने 2026 की बात की थी, उसका क्या मामला है? वो साल इतना अहम क्यों हो गया अचानक? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, 2001 में एक संशोधन हुआ था संविधान में, 44वां संशोधन। उसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की जो कुल संख्या है, उसे 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया था। मतलब 1971 की जनगणना के आधार पर जो सीटें तय थी, वही रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। अच्छा, फ्रीज कर दिया था, पर क्यों? इसका मकसद ये था कि जो राज्य परिवार नियोजन यानी जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे हैं,
उन्हें सजा ना मिले। मतलब अगर उनकी आबादी कम बढ़ रही है तो संसद या विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व कम ना हो जाए, इसलिए 2026 तक रोक लगा दी थी। तो अब 2026 पास आ रहा है, ये रोक हट जाएगी। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब सीटें बढ़ सकती हैं या इसका कोई और गहरा असर भी है? नहीं, सिर्फ सीटों का बढ़ना ही नहीं, असल बात ये है कि जब अगला परिसीमन होगा, और वो कब होगा, 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़े आने के बाद, तो उस नए परिसीमन में सीटों का राज्यों के बीच दोबारा बंटवारा हो सकता है। मतलब जिन राज्यों की आबादी पिछले कुछ दशकों में ज्यादा तेजी से बढ़ी है, उन्हें शायद ज्यादा सीटें मिलें, और जिनकी आबादी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, उनका प्रतिनिधित्व शायद उस अनुपात में कम हो जाए। ओहो, तो इससे तो राज्यों के बीच जो राजनीतिक शक्ति का संतुलन है वो पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चिंता और बहस का मुद्दा है कि इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच या अलग-अलग राज्यों के बीच शक्ति संतुलन कैसे बदलेगा। तो इस पूरी बातचीत से तो मुख्य बातें समझ में आई। वो मोटा मोटा ये हैं, परिसीमन आयोग का आधार संविधान के अनुच्छेदों में तो हैं, जैसे 82 और 173, पर यह बनता है संसद के कानून से। राष्ट्रपति से नियुक्त करते हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे शक्तिशाली बात, इसकी सिफारिशें अंतिम हैं, फाइनल हैं, बाइंडिंग हैं, कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सही कहा आपने। और अब जब 2026 ज्यादा दूर नहीं है, तो ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगला परिसीमन जब भी हो, वो भारत के राजनीतिक नक्शे को किस तरह से बदल सकता है। क्या वो राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में यकीनन काफी सोच, विचार और बहस होगी।